हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने किरण का प्रैक्टिस वर्कबुक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर दीजिएगा, जहाँ पे पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, ठीक है। तो पांचों का नाम दोस्तों आपको बता दें। जैसे कि पहला था कौन सा, तो गुलाम वंश, ठीक है। दोस्तों, गुलाम वंश जो है ना, पहला का था गुलाम वंश था। उसके बाद कौन सा था, खिलजी वंश था, ठीक है। कौन सा, खिलजी वंश था। तीसरा दोस्तों कौन था हमारा, तुगलक वंश। दूसरा कौन था, खिलजी वंश, हम लिख देते हैं यहाँ पे। तीसरा दोस्तों कौन सा हमारा, तुगलक वंश है, ठीक है। चौथा दोस्तों कौन सा है, सैयद वंश, ठीक है। और पांचवा कौन सा हमारा, लोधी वंश, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि इन पांचों वंश में सबसे ज़्यादा किसका कार्यकाल था। यदि आपको पता है सबसे ज़्यादा काल किसका किसका था और सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि आपको कितनी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी है। यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। यानी कि दोस्तों, तुगलक काल में जो है किस चीज़ का निर्माण जो नहीं हुआ था। तो पहला देखिए, खिड़की मस्जिद, ठीक है। दोस्तों, खिड़की मस्जिद जो है इसका निर्माण जो है वो तुगलक काल में ही हुआ था, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिरोज शाह कोटला मैदान दोस्तों कहाँ पे, ये दिल्ली में स्थित है। और ये जो है दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यानी ये भी कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, बात करें जामा मस्जिद का, दोस्तों जामा मस्जिद है ना, ये शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दोस्तों, शाहजहाँ द्वारा दोस्तों क्या है, तो जामा मस्जिद का बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और तुगलकाबाद जो था ये तुगलक वंश के द्वारा ही बसाया गया था। तो ये देखिए, खिड़की मस्जिद हो गया, फिरोज शाह कोटला हो गया और तुगलकाबाद हो गया। ये तीनों दोस्तों क्या है, तो तुगलक वंश से संबंधित है। जबकि जामा मस्जिद जो है दोस्तों ये शाहजहाँ ने बनाया था, ये क्या होगा, तुगलक से संबंधित नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किसकी बनी थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करें तो इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ये बनेगा आपसे कि मोहनजोदड़ो जो है ना, इसको क्या कहते हैं, तो ये मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतकों का टीला किससे कहते हैं, आपको पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में क्या था, एक बड़ा स्नानागार था, ठीक है। स्नानागार कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो में ही था एक बड़ा स्नानागार, यानी कि स्नान करने वाला जगह कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो में स्थित था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को कि मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किसकी बनी हुई थी। दोस्तों, जो प्रतिमा बनी हुई थी ये बनी हुई थी कांसा की, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हुआ, 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, मोहनजोदड़ो से एक और बात याद रखिएगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, यदि आपको पता है दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा, ठीक है। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है अभी तक। ये सभी चीज़ें क्या होती है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको पता होगा। तो हड़प्पा की खोज तो किसने की थी, ये क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का भाग कौन सा है जिसमें संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, ये जो संविधान का भाग है ना, ये संविधान का भाग 5 है, ठीक है। संविधान के भाग 5 में है ना, किसकी मतलब वर्णन की गई है, तो संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकार के बारे में उल्लेख की गई है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जो भाग है संविधान में, टोटल कितने भाग हैं, तो टोटल 22 भाग है, ठीक है। 22 भाग दोस्तों की वर्तमान में संविधान में है। और दोस्तों, जो भाग 5 है इसमें जो है ना, इसका वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 52 से लेकर के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक जो है संविधान के भाग 5 में इसकी वर्णन की गई है, ठीक है। तो इसमें जो है ये सभी चीज़ें इसमें वर्णित है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, 3 का ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि डैश कम वायुमंडलीय दबाव का एक भू
भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। यानी कि कौन सा ऐसा कि वायुमंडलीय दबाव होगा, क्षेत्र होगा, जहाँ पे भूमंडलीय क्षेत्र जो होगी यहाँ पे पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। तो दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र होता है, वो होता है डोलड्रम। ठीक है दोस्तों, डोलड्रम में क्या होता है ना, ये एक पूर्वी भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होती है, पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है डोलड्रम, यहाँ पे देख लीजिए आप, और फिर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कि एक फोटोवोल्टिक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों एक जो फोटोवोल्टिक सेल होती है ना, फोटोवोल्टिक सेल जो होती है वो किस प्रकार की ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा बदलती है। तो फोटोवोल्टिक सेल जो होती है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थुम्बा इलेक्ट्रो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट स्टेशन जो है यहाँ दोस्तों, ये आपको कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहीं पे स्थित है कौन सा, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। दोस्तों इसरो जो हमारा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों और जो है ना, ये जो रॉकेट होती है, साउंडिंग रॉकेट जो होती है, साउंडिंग कौन सी रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट जो होती है वो क्या करती है, इसरो यहीं से क्या करती है, लॉन्च करती है। दोस्तों हम बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, क्योंकि दोस्तों हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हमसे पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसरो का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है। यदि आपको पता है तो आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पेस्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किस रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों जो ग्लूकोमीटर होती है, इसका इलाज करते हैं हम लोग अल्प रक्त शर्करा के लिए, यानी कि जो हाइपोग्लिसीमिया होती है, इसके रोग के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के महत्वपूर्ण वजह थी। तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी, पता नहीं यहाँ पे 1905 क्यों दे रखा है। 1906 ईस्वी में जो स्वदेशी आंदोलन हुई थी, तो उसमें कह रहा है कि देखिए इस वक्त जो हुई थी आपको हम बताए थे कि बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है 1905 ईस्वी में दोस्तों क्या होती है, बंगाल का विभाजन होती है। और बंगाल का विभाजन दोस्तों किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसको जो है ना किसने रद्द किया था, तो दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय दोस्तों, इसके द्वारा जो है इसको बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इसी के विरोध में 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी। तो यही भी कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह क्या थी, तो बंगाल का विभाजन था। तो ऑप्शन में क्या होगा, ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रॉलेट एक्ट की बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों। ये ऐसा कानून था, तो इसमें कहा गया था कि ना अपील ना दलील ना वकील, यानी कि ऐसा कानून जिसके तहत जो है ना किसी भी आदमी को बिना किसी भी कारण से गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसी का विरोध दोस्तों करने के लिए कहा हुआ था। इसी का विरोध हुआ था कहाँ पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। तो इसकी बैठक बुलाई गई थी जिसमें जो है निहत्थे लोगों पर गोली बरसा दी गई थी। और 13 अप्रैल 1919 को जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पे, अमृतसर पंजाब में। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, बिहार के में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बिहार से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो देखिए दोस्तों बिहार में सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है ना, वो है कौन सा, शेखपुरा। ठीक है दोस्तों, शेखपुरा जो है ना बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, यानी कि सबसे कम में, तो वह है शिवहर आता है। ठीक है और दोस्तों जो पहले स्थान पर आता है कि कौन सा ऐसा जिला जो पहले स्थान पर आता है, दोस्तों कौन सा, पटना। पटना जिला है बिहार का है, जो राजधानी भी है पटना, वो क्या है, बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला है, इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ठीक है और दोस्तों दूसरा कौन सा है, सेकंड स्थान पर कौन सा आता है सबसे ज़्यादा में, तो वह कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण। ठीक है और तीसरा दोस्तों कौन सा है, मुजफ्फरपुर। इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है कि बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले घटते क्रम में कौन सा है। यानी घटते क्रम मतलब क्या होता है कि पहले आपको बड़ा शुरू करना, उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा। तो बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे आपको बता दें, जो बिहार सबसे बड़ा जिला है ना, वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है उसके बाद कौन सा आता है, गया। उसके बाद कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण। ठीक है तो ये सभी जिले क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा कौन, पश्चिमी चंपारण बड़ा है, उसके बाद गया आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, पूर्वी चंपारण आ जाएगा। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अब दोस्तों आपके पास रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे सही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 11वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर आ चुका है, देख लीजिए। दोस्तों आपने इसे देख लिया होगा, अब हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना, 98 से 97 से 98 हो रहा है, उसके बाद 98 से 106 हो रहा है, उसके बाद 106 से 133 हो रहा है, और 133 से 197 हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, देखिए ध्यान से जब देखिएगा इसको, तो ये देखिए 97 हम क्या करेंगे, 97 प्लस जो करेंगे एक, एक का क्यूब करेंगे। ठीक है, 97 जब एक का क्यूब करेंगे कितना होगा, 97 और एक का क्यूब कितना होगा, एक ही होगा, 97 एक 98 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 98 हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 98 प्लस क्या करेंगे, 98 में फिर क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है कि ये पहले एक का क्यूब हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, 2 का क्यूब कर रहे हैं। जो भी संख्या आ रहा है ना उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसी संख्या में 2 का क्यूब कर रहे हैं। तो 98 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 98 प्लस 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, जब 106 हो जाएगा तो 106 में हम जब यहाँ पे 1 2 3 अब क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, यानी कि 106 प्लस 3 3 होते 27, 106 प्लस 27 करेंगे तो 133 हमारा आ जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम क्या करेंगे, 133 प्लस अब क्या करना है हमको, 4 का क्यूब करना है ना, प्लस 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 64, यानी कि 133 प्लस 64 कितना हो जाएगा हमारे पास, 197 हो जाएगा, 197 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 197 में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। जब 197 में अगर 125 को जोड़िएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 322 आ जाएगा। आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे 197 है ना, तो 197 प्लस 197 प्लस 125 करेंगे कितना होगा, देख लीजिए, 7 5 12, 9 2 12, 1 1 2 1 3, तो कितना होगा, 322 आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसका समीकरण आपको दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसमें चूज करना है कि कौन सा समीकरण जो है इसमें सही होगा। यानी कि आप जो है इस जो है सिंबल को चेंज करने के बाद कौन सा ऐसा समीकरण जो, मान लीजिए कि LHS है, ठीक है, ये LHS हो गया, और ये कौन सा RHS हो गया, यानी कि कौन सा सिंबल चेंज करेंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। देखिए हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं यहाँ पे, बिना ऑप्शन देखे आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो आपको ऑप्शन देखना ही होगा। तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, तो 86 है ना, तो 86 यानी कि इसका मतलब क्या हुआ ना, गुना को आप जहाँ जहाँ गुना होगा वहाँ पर भागा कर दीजिएगा, और जहाँ भागा होगा वहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा। तो उसी प्रकार से 86 प्लस 5 है, तो प्लस में कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, तो प्लस को हम प्लस ही लिख दिए। ठीक है, माइनस को कुछ नहीं करना है, तो माइनस का माइनस लिख लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर भागा को क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, तो गुना हम लिख देंगे और 28 हो जाएगा। उसके बाद जो जो गुना है यहाँ पे उसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो भाग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है बराबर 7 कर देंगे, यानी कि हमको ये करने के बाद कैलकुलेशन जो है आपको 7 आना चाहिए। यदि 7 मेरा आ जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 86 5 कितना होगा, 91 हो चुका है यहाँ पे, और माइनस कितना होगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम यदि भाग करेंगे तो 14 दूनी 28, तो क्या गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 91 माइनस 42 दिन कितना होता है, 84 होता है ना, जब 91 से 84 हम घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि जब RHS कितना आ चुका है हमारे पास, जो LHS है हमारा, ये इधर इस पार्ट का 7 आ चुका है, और इसका इस पार्ट का भी 7 आ चुका है, इसका मतलब दोनों बराबर हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 जो लिए थे ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 5 5 7 3 मिलकर क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। तो 8 9 9 1 होकर क्या होगा। तो देखिए जब ऐसे ध्यान से देखिएगा आप, तो 5 5 कितना हुआ, 10, 10 7 17, 17 3 20, यानी कि सभी अंकों को क्या कर रहे हैं यहाँ पे जोड़ करके 20 को 20 बना दिया जा रहा है, यानी कि सभी अंकों को जोड़ कर ये आ रहा है। उसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबको जोड़ देंगे, 9 9 18, 18 9 27। ठीक है, तो नौतिया कितना होगा, 27 हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर C दे रखा है 27, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरी करेगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को आप देख लीजिए ध्यान से। ये आपकी जो है नन भरबल के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने में। देखिए आपको क्या करना है ना, इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। तो इस बॉक्स में कौन सा आकृति आएगी आपको चूज करना होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे खुद देखिए दोस्तों, ये प्रत्येक जो है ना, ये बाहर वाला में इस टाइप की आकृति बनी हुई है, ये वाला है ना, उसी प्रकार से ये वाला भी इसमें भी। तो यहाँ जो भी आएगा उसमें क्या होगा, इस टाइप से बना होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन देखिए, ये इसमें है, इसमें नहीं है। जिसमें नहीं होगा हम पहले उसको काट के हटा देंगे, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। उसके बाद इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 1 और 3 और 4 हमारे प्रश्न का आंसर हो सकता है अभी। अब दूसरी बात देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, बीच में कोई भी लाठी उठी नहीं है यहाँ पे, मतलब इतना ये क्या बोल सकते हैं इसको, लकीर नहीं है। तो लेकिन इसमें लकीर दे रखा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास आंसर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जिसमें लकीर नहीं रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बना रहेगा, तो वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर लकीर दे रखा था, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इस दोनों में। तो इस दोनों में आप देखिएगा, ये सब में है क्या छोटा वाला, किसी में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये भी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक गुड़ भाषा में डेंसिटी को NYDAYTS लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से रेस्पॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपसे ध्यान से जब देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, DYNASTY, डेंसिटी लिखा हुआ है ना। इसको आप क्या इसको क्या लिखा गया है कोडिंग करके, NYDAYTS लिखा हुआ है। दोस्तों आपसे जब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि प्रत्येक को 3 पार्ट में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ए ही है। देखिए इसका जो है ना, ये एन वाला, ये शुरुआत वाला जो डी है, डी को आपको यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। वाई को फिर यहीं पर कर दिया और एन को ऐसे कर दिया है, यानी कि आप देख रहे हैं त्रिकोण बन रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार से वाई भी क्या है, यहाँ पे वाई कर दिया है, टी यहाँ पे कर दिया और एस यहाँ पे कर दिया है। इसी प्रकार से जो है रेस्पॉन्ड जब हम यहाँ पे 3 का ग्रुप बना देंगे तो पी जो है बीच में ही आएगा, यानी कि जो 1 2 3 4 चौथे अंक पे जो पी आएगा वही प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे पी आ रहा है, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो सकता है। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, SCRQ, यानी कि यहाँ पे पी नहीं आ रहा है, तो ये हमारे प्रश्न का आंसर नहीं हो सकता। आप इसे एलिमिनेट कीजिए, यानी कि इसको काटिए, तभी आपका आंसर आसानी से निकल पाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे SREN, यानी कि चौथे स्थान पर पी आना चाहिए था, पी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी हमारे पास का आंसर नहीं होगा। यहाँ इसको देख लेते हैं, TESP, यानी कि पी यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारे प्रश्न का आंसर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको हम क्या बताएं, यहाँ पे ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। पहले वाला क्या होगा, तीसरे स्थान पर आ रहा है, यानी कि जो आर है, आर क्या होगा, तीसरे स्थान पर आएगा। तो आर तीसरे स्थान पर किसमें है, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे एस दे रखा है, तो ये क्या होगा, हमारे प्रश्न का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों आपको ये आप आकृति देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पर इसका जो है ऑप्शन दे रखा है, आप वहां से देख करके अपना आंसर चूज कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो आकृति दे रखी है दोस्तों, किसमें दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इसी में ये आकृति दे रखी है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हुए प्रश्न की ओर। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो माताएं, विक्रेता, प्रबंधक और पुरुष दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये जो चूज करना है कि कौन सा इसमें सूटेबल होगा, ये कौन सा वेन डायग्राम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो माताएं दे रखी है ना, विक्रय प्रबंधन दे रखे हैं और पुरुष दे रखे हैं। यदि हम विक्रय प्रबंधन को बीच में रख दें, विक्रय प्रबंधन को, और उसके बाद जो इधर माताएं लिखते हैं, ठीक है, और इधर पुरुष लिख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विक्रय प्रबंधक जो होते हैं वो माताएं होती है, ठीक है, और कुछ विक्रय प्रबंधक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुष हो सकते हैं। तो यही क्या होगा, हमारे प्रश्न का ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर 20 है इस प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। क्या कि ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, उसी प्रकार से श्रीलंका किससे संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, ब्राज़ील जो है ना, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। कौन सा, दक्षिण अमेरिका का देश कौन सा है, ब्राज़ील है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका किसका देश है, तो ये जो एशिया महादेश है, एशिया महादेश का कौन सा देश है, श्रीलंका है। जैसे कि भारत क्या है, तो एशिया महादेश का देश है, उसी प्रकार जो है श्रीलंका क्या है, तो एशिया महादेश का देश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नीचे दिए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का पालन चयन कीजिए
जो इसके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखिए इसमें 25, 14, 92 दे रखा है, 52, 40 इस प्रकार दे रखा था। आपको देखना ये होगा इसमें जो है वाट के स्थान पर क्या आ सकता है, इसमें क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जब इसे ध्यान से आप देखिएगा इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पे देखिए 25 क्या हो रहा है ना, 25 + 14 हो रहा है। ठीक है, 25 ये मतलब इधर से इधर हो रहा है। आप इसको देखिए 25 + 14। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो रहा है × 2, यानी कि 25 + 14 जोड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और फिर से क्या करेंगे उसमें 14 जोड़ देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 92 आ जाएगा। उसी प्रकार सेम पैटर्न को इसमें हम फॉलो करवा देखते हैं। 40 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक है, 40 15 कितना हो गया 55 हो गया, और 55 हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा। 110 को हम फिर क्या करेंगे तो हम उसमें 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 125 आ जाएगा हो जाएगा, यानी कि 110 + 115 क्या होगा 125 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षरों में से उसको चुनिए जो एक से मतलब 3 को सही होगा, एक सही नहीं होगा, उसको चूज करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए KHT लिखा हुआ है, TQM लिखा हुआ है, LIF लिखा हुआ है, HEA लिखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप क्या कीजिए सबसे पहले उसकी वैल्यू को आप उसका पुट कर दीजिएगा स्थानीय मान को। जैसे कि K का मान कितना होता है 11 होता है। ठीक है, उसके बाद H कितना होता है 8 होता है, D कितना होता है 4 होता है, इस प्रकार से L 12 होता है, I 9 होता है, F कितना 6 होता है, T 20 होता है, Q 17 होता है, M कितना होता है 13 होता है, और H 8 होता है, E 5 होता है और 1 होता है। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है 11 से क्या हो रहा है ना दोस्तों 3 कम हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है 4 कम हो रहा है, यानी कि पहले 3 कम हो रहा है उसके बाद 4 कम हो रहा है। इसमें देख लेते हैं हम, तो इसमें क्या हो रहा है पहले 3 कम हुआ और फिर क्या हुआ 3 कम हुआ। इसमें देख लेते हैं पहले 3 कम हुआ 20 से 17 हुआ 3 कम हुआ ना, और फिर क्या हुआ 4 कम हुआ। इसमें देख लेते हैं पहले 3 कम हुआ फिर 4 कम हुआ, यानी कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है 2 है और 4 है, इसमें क्या हो रहा है सेम चीज़ फॉलो हो रहा है, यानी कि पहले 3 कम हो रहा है उसके बाद 4 कम हो रहा है। यहाँ पे 3 कम हो रहा है इसमें 4 कम हो रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है इसमें पहले 3 कम हो रहा है और बाद में भी 3 ही कम हो रहा है। तो ये क्या होगा ये गलत हो जाएगा, यानी कि 3 जो फॉलो कर रहा है एक साथ और तीसरा क्या फॉलो नहीं कर रहा है, हमको वही चूज करना है जो फॉलो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रीजनिंग। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी को। तो हिंदी का पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द क्या होता है आपको हम बता दें। तत्सम वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत में हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ले लिए जाते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो है हमारा वो पक्षी है। दोस्तों पक्षी जो है यहाँ पे क्या है तत्सम शब्द है, इसे आप याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा निम्न से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी वर्तनी होगी जो बिल्कुल सही होगी। तो दोस्तों जो विकल्प नंबर 4 है, विकल्प नंबर 4 जो है हितैषी, ये क्या है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और बाद बाकी क्या है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, साम्राज्य कैसे लिखते हैं तो साम्राज्य कैसे लिखते हैं साका मो ऐसे जय संयोग, ये क्या साम्राज्य लिखते हैं, ये हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके वर्तनी से प्रश्न बनते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सभी वीडियो को देखिएगा। और सभी दोस्तों जो इतने भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना प्रश्न वो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों जो तद्भव शब्द कौन से होते हैं आपको बताना है। नग्न है, दमन है, स्थान है और धान, इन 4 ऑप्शन से बताना है कौन सा तद्भव है। दोस्तों धान जो है ना ये क्या है तद्भव शब्द होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी कि अनेक शब्दों को बदले जो एक शब्द के जो प्रश्न आपके बनते हैं, ये प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द क्या होगा, उससे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, उसे हम लोग ज्ञ बोलते हैं, यानी कि जो है ना जो जाना जा सके उसे बोलते हैं ज्ञ के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा अल्पायु का विलंब क्या होगा। दोस्तों अल्पायु मतलब क्या होता है बहुत ही कम उम्र वाला, और इसका उल्टा क्या होगा तो दीर्घायु हो जाएगा, यानी कि अधिक उम्र वाला हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जो इंग्लिश के प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि गिवन बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है आपसे, समानार्थी शब्द से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेस्टिकेट मतलब क्या होता है, मेस्टिकेट मतलब दोस्तों होता है कि आपका मतलब होता है कि चबाना, यानी कि किसी चीज़ को चबा रहे होते हैं उसे क्या होता है मेस्टिकेट बोलते हैं। और दोस्तों चबाना का जो सिनोनिम्स हो जाएगा यानी कि समानार्थी शब्द हो जाएगा वो है च्यू होगा। ठीक है, जैसे हम चिंगम क्या करते हैं चबाते हैं ना, तो जो चबाना का जो मतलब समानार्थी शब्द हो जाएगा वो च्यू हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स।
चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि आपको अपोजिट चूज करना है, यानी कि आपको जो है यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको विलोम शब्द चुनना है। तो फेरोसियस मतलब क्या होता है, देखिए फेरोसियस मतलब दोस्तों क्या होता है ना, इसका मीनिंग सबसे पहले समझिए। इसका मतलब होता है उग्र, उग्र होता है, ठीक है, क्रूर होता है, यानी कि जो क्रूर व्यक्ति होते हैं, जो मतलब बदमाश टाइप के व्यक्ति होते हैं, उससे बोलते हैं कौन सा, फेरोसियस बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो अच्छा व्यक्ति हो, जो सज्जन व्यक्ति हो, तो वो जो माइल्ड होता है ना, वो क्या होता है, सौम्य व्यक्ति होते हैं या सज्जन व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा वर्ड सही है, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कौन सी जो स्पेलिंग है, इसमें कौन सी स्पेलिंग वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिखा है एलिविएट, ये क्या है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है एलिविएट। दोस्तों एलिविएट मतलब होता क्या है, तो हल्का कर देना, यानी कि कम कर देना, किसी चीज़ को हल्का कर देते हैं, उसे हम एलिमिनेट कहते हैं, एलिवेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बताना है कि ये ऑप्शन, हाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि लेजिस्लेशन वाज पास टू पनिश ब्रोक्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों क्या होगा ना, 29 का ऑप्शन नंबर 3 जो है डिफाकेट हो जाएगा, ठीक है। डिफाल्केट मतलब दोस्तों क्या होता है, डिफाल्केट मतलब होता है धन का गमन करना, यानी कि धन जो कोई व्यक्ति चुरा लेता है अपने पास, उसको मतलब कि किसी प्रकार से उसमें धांधली कर देता है, तो उसे बोलते हैं क्या, धन को चुराना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, हिज फादर वाज डैश द सेम बिजनेस, उसके पिताजी सेम बिजनेस में इंगेज हैं, क्या है, इंगेज है, और इंगेज में क्या लगता है, प्रीपोजिशन वो इन लगता है, इसे आप याद रखिएगा। तो इंगेज इन द सेम बिजनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर का। क्या निम्नलिखित में से कौन क्या एक सर्च इंजन नहीं है, आस्क है, याहू है, सफारी है और बिंग है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो आस्क, याहू और बिंग है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। जबकि दोस्तों सफारी जो है ये है सर्च इंजन नहीं है। दोस्तों सफारी क्या है, तो सफारी जो है ना एक प्रकार की क्या होती है, तो ये जो है दोस्तों एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। सफारी क्या है, तो एक वेब ब्राउज़र होता है। जिस प्रकार से आप दोस्तों जो है ना ये आप गूगल का जो वेब ब्राउज़र कौन सा है, क्रोम है, आपने क्रोम जरूर खोला होगा, आप डेली खोलते होंगे। तो क्रोम दोस्तों क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है, तो गूगल का एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कोई सर्च इंजन नहीं है दोस्तों, तो सफारी जो है वो सर्च इंजन नहीं है। सफारी क्या है, तो एक वेब ब्राउज़र है। तो दोस्तों पहले क्या आता था, यूसी ब्राउज़र आता था, ठीक है, यूसी ब्राउज़र करके आता था एक नाम, और उसके बाद ओपेरा मिनी भी आता है। तो ओपेरा मिनी और यूसी ब्राउज़र क्या होते हैं, एक वेब ब्राउज़र होते हैं, जबकि जो गूगल होते हैं, आस्क होते हैं, याहू होते हैं, बिंग होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का विशेषता नहीं है। तो दोस्तों कौन सी इंटरनेट की विशेषता नहीं आपको बताना है, अभिगम्यता, उपयोग में आसानी, संचार का लचीलापन और उच्च लागत। तो दोस्तों जो इंटरनेट का जो विशेषता नहीं होती है वो कौन सी होती है, उच्च लागत होती है, यानी कि इंटरनेट को आप मतलब चलाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों नाम दर्शाता है। देखिए MS एक्सेल की बात हम कर देते हैं दोस्तों। तो MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट दोनों का नाम दर्शाता है। तो दोस्तों वो कौन सा दर्शाता है आपको बताना है। तो टूल बार है, टाइटल बार है, टास्क बार है और मेनू बार है। तो दोस्तों जो हमारा टाइटल बार होते हैं, इसमें क्या होते हैं ना, MS एक्सेल में जो एप्लीकेशन और स्प्रेडशीट जो होती है वो दोनों का नाम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस एक करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प है। तो MS वर्ड में कौन सा एक जो है ना करेक्टर का फॉर्मेटिंग विकल्प है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल और अलाइनमेंट, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ना अलाइनमेंट हो जाएगी, और करेक्टर फॉर्मेटिंग का क्या होगा, विकल्प नहीं है, ठीक है। जबकि जो फॉन्ट है, साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, ये सभी क्या होते हैं, करेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प होते हैं। जबकि अलाइनमेंट होते हैं, ये क्या होती है, फॉर्मेटिंग जो MS वर्ड होते हैं इसमें फॉर्मेटिंग का जो है विकल्प नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, डी हमारे प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों, MS वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध है। तो MS वर्ड 2007 की यहाँ बात हो रही है। तो MS 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध है। आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट, होम, पेज लेआउट और रिव्यू। तो दोस्तों का सही आंसर क्या होगा, पेज लेआउट, जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा कि एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो एमएस वर्ड में जो टेबल में चौड़ाई को हम बढ़ाते हैं तो उसको बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेबल प्रॉपर्टिंग का, टेबल प्रॉपर्टीज़ का, डिफाइन का, इंसर्ट का और ट्रांसलेट का। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेबल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग दोस्तों, क्या है कि ईमेल हेडर में पाए जाने वाली एक फील्ड सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों ईमेल जो है ना, ईमेल में जो सीसी होती है वो क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है। क्या होती है, कार्बन कॉपी होती है, सीसी का फुल फॉर्म। तो कार्बन कॉपी कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है ना 4 दे रखा है, कार्बन कॉपी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों हम लोग कि एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको ये बताना है कि जो एमएस एक्सेल में जो सेल मतलब कि एडिट करते हैं सेल को, तो उसमें कौन सा जो है ना मतलब कि तरीका नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये एमएस एक्सेल दोस्तों क्या होता है ना, कई प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसके सेल को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें यह बताना है आपको कि कौन सा ऐसा जो मतलब प्रयोग होगा जिसका प्रयोग करके हम जो इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताना है। तो ये सेल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। तो दोस्तों ये आपने एमएस एक्सेल को चलाया होगा तो आपको पता जरूर होगा कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट हम कर सकते हैं। तो ये हमारा सही है। अगला हमारा है कि जहाँ कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके सेल को एडिट करें। ये भी क्या है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या है, तो एक प्रकार से एमएस एक्सेल का वर्ड ही है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि सेल सेलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करके करने के लिए के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं। तो दोस्तों हम आपको कल की वीडियो में बताए थे कि F2 फंक्शंस क्या होती है। हम सेल के जो है ना मतलब एक्सेल के सेल को हम क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा, इसमें F5 दे रखा है। तो F5 इसका काम जो है, F5 का काम जो होता है वो एडिट करना नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको यही चूज करना था कि कौन सा इसमें है एडिट करने का काम नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये एडिट करने का काम नहीं आता है। दोस्तों यदि आपको पता है कि F5 से क्या होता है कीबोर्ड में, तो आपको क्या बताना, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपको कितने लोगों को पता है कि F5 जो है दोस्तों कीबोर्ड में जो F5 होती है उसका काम क्या होती है, फंक्शन की जो होती है 5, इसका काम क्या होता है। यदि आपको पता है तो अपना आंसर हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में एलियन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। तो एलियन जो फंक्शन होता है ये किस श्रेणी में आता है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो टेक्स्ट होती है इसमें क्या होती है, एलियन श्रेणी आती है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों जब हम एक पैराग्राफ को हम यूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+ क्लिक दबाते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में यदि आप किसी वाक्य को हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो कंट्रोल+ क्लिक दबाएंगे तो क्या होगा, वाक्य वो पूरी तरह से हमें सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, आप देख लीजिए। इसे पहले आप खुद से मतलब सॉल्व कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम उसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक 230 और 110 वोल्ट का एक मेन ट्रांसफार्मर 1 किलोवाट शक्ति प्रदान करता है। यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% हो तो प्रारंभिक धारा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें क्या देखा है ना, प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है हमारे पास। यहाँ से लिखकर स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास कितना दे रखा है, एक सेकेंड, प्राइमरी एक सेकंड, हाँ प्राइमरी वोल्टेज हमारे पास कितना दे रखा है दोस्तों, ये हमारे पास है कितना, 230 वोल्ट है ना। 230 वोल्ट क्या है हमारे पास, तो प्राइमरी वोल्टेज है। उसके हम पास हम देखते हैं 110 हमारा है, ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज को हम इस तरह से लिखते हैं, कितना है हमारे पास, तो 110 वोल्ट क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वोल्टेज है। अब दोस्तों हम क्या करना है, देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न बनाएंगे ना, तो किलो वाट को आप क्या करना है आपको वाट में चेंज करना है। तो 1 किलो वाट का यदि हम चेंज करते हैं वाट में, तो कितना हो जाएगा, 1000 वाट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि पहले पास जो हमारे पास था डाटा, आप देखिए न्यूमेरिकल किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको डाटा को लिख लीजिए। जितने भी डाटा इसमें दे रखे होते हैं ना, आप सबसे पहले उसको क्या कीजिए, एक मतलब डाटा को तैयार कर लीजिए कि इसमें क्या क्या दे रखा है। यदि आप उसको तैयार कर लेते हैं ना, आपका आधा काम हो जाता है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला को पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। तो आप देखिए ये हमारा ये चीज़ हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इसमें दोस्तों फॉर्मूला होता है जो हमारे पास दक्षता कितनी दे रखी है, तो दक्षता दोस्तों कितना हमारे पास है, 90% इसकी दक्षता दे रखी है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n बराबर क्या हो जाएगी, पी टी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो
पी नॉट पी टी इंटू क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर यदि हम फॉर्मूला को पुट करने के बाद इसका हम वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास का प्रश्न का आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, तो इंटू कितना हो जाएगा 100 बटे क्या होगा दक्षता हो जाएगी। ठीक है, दक्षता हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 1000 गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 90 होगा। ठीक है, और इसको हम यदि सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या होगा P1 बटे कितना हो जाएगा EP हो जाएगा। और EP दोस्तों क्या होगा हमारे पास, तो 1000 दे रखा है। ठीक है, 1000 गुना कितना होगा 100 होगा, और उसके बाद कितना होगा 90 गुना 230 होगा। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा हमारे पास, तो 4.82 जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तो 4.82 क्या होगा एम्पियर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी में दे रखा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न कुछ समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नतर शक्ति गुणांक का कारण समानता क्या नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नतर जो शक्ति गुणांक है इसका कारण समानता कौन सा नहीं है। देखिए जो इसमें निम्नतर शक्ति गुणांक जो होती है इसमें प्रेरण मोटर होता है, सीलिंग पंखा होता है। ठीक है, और प्रेरण भट्टी होती है, जबकि जो ताप दीप्ति होती है ये क्या होता है इसका गुणांक नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा ए हमारे पास यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रेसिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक डीसी सर्किट में जो इंडक्टिव रेसिस्टेंस होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है कौन सी शून्य होती है, यानी कि एक डीसी सर्किट में जो इंडक्टिव रेसिस्टेंस होता है क्या होता है बिल्कुल शून्य होती है, यानी कि 0 होती है। ऑप्शन में डी क्या होगा इस प्रश्न का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की आकृति गुणक फैक्टर फॉर्म फैक्टर कितनी होती है, 1.11 है। ठीक है, तो इसके RMS का मान तथा औसत मान कितना होगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रश्न ऐसा प्रश्न दे रखा होगा जिसमें प्रत्यावर्ती धारा और आकृति गुणक जो है ना ये कितनी हो जाएगी 1.11 होगी, तो इसका जो औसत मान होगा और RMS का मान और औसत मान जो होगा दोस्तों वो कितना होगी, वो सेम ही हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या होगा 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल ऋणात्मक प्लेटों की संख्या कितने के बराबर होती है। तो दोस्तों ये जो बराबर होती है ना ये कितने बराबर होती है, ये धनात्मक प्लस धनात्मक प्लेट 1 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते दोस्तों हम लोग। देखिए कह रहा है कि असमान EMF वाली दो बैटरियों को क्या कर सकते हैं। ये असमान जो EMF वाली दो बैटरियाँ होती है इसको दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसे असमान जो EMF वाली व्यक्ति होती है उसको केवल श्रेणी में ही लगा सकते हैं। यानी जो जो असमान जिसमें जो ऐसी बैटरी जिसमें असमान EMF होती है, यानी कि समान EMF जो होती है वो नहीं होती है, तो ऐसे बैटरी को हम क्या कर सकते हैं, केवल श्रेणी में ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि किसी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव को डैश के संदर्भ में मापा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए किसी भी चुंबकीय सर्किट में चुंबकीय विभव जो होती है उसको किसके संदर्भ में माप सकते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग माप सकते हैं एम 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 एफ के संदर्भ में माप सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है फेराडे के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय इंडक्शन क्या होती है। तो फेराडे के जो चुंबकीय इंडक्शन सिद्धांत होती है ना इसके अनुसार जो होती है चुंबकीय इंडक्शन जो होता है वो विद्युत क्षेत्र समय के विभिन्न चुंबकीय प्रवाह द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस उद्देश्य के लिए इनामेल्ड वायर का उपयोग करते हैं। तो किस उद्देश्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनामेल वायर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर वाइंडिंग। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, इनामेल जो वायर होती है इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कम्यूटेटर पर की जाने वाली वाइंडिंग क्या होती है। दोस्तों कम्यूटेटर पर जो हम वाइंडिंग करते हैं वो क्या होती है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, लैप वेव वाइंडिंग या दोनों, और ना ही लैप और ना ही वेव बाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों जब भी हम कम्यूटेटर पर हम जो वायरिंग करते हैं ना वाइंडिंग करते हैं इसमें क्या होती है, ना ही लैप होती है और ना ही वेव बाइंडिंग होती है। तो या आप ऐसे ध्यान रखिएगा जब भी कम्यूटेटर की बात की जाएगी और उसमें वाइंडिंग की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगी, ना ही लैप होगी और ना ही वाइंडिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि खंडित वलय बनाने में निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो खंडित जो वलय होती है इसको बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो हम लोग करते हैं तांबा का प्रयोग करते हैं। किसका, तांबा का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा स्थिर चाल पर चलने वाली श्रेणी विशिष्टित जनरेटर में भार में वृद्धि के साथ
टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? तो दोस्तों बाहर में जो वृद्धि होगी इसकी टर्मिनल वोल्टेज होगी वो क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, श्रृंखला और समांतर फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करता है। तो श्रृंखला और समांतर फील्ड फ्लक्स को कौन कौन उत्पन्न करता है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है संचयी यौगिक जो होती है इसे क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों डीसी मशीन जो होती है घूमने की दिशा का परिवर्तन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये आप जो है ना, इसे हम लोग प्रत्यावर्ती फील्ड में आर्मेचर में किसी एक से जुड़े हुए संयोजन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोग कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी अनुप्रयोग में वेब डीसी जरूरी है। तो कौन सा ऐसा अनुप्रयोग है जिसमें वेब डीसी जो है वो जरूरी है आपको बता रहा है? विद्युत कर्षण मोटर में, विद्युत घरेलू उपकरण में, मशीनी शॉप मोटर में और प्रतिदीप्ति में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत कर्षण मोटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कभी यानी कि टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहते हैं। तो टोटल जो फ्लक्स रिडक्शन होते हैं ना, इसके प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि परिवहन वाहनों में कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं। तो परिवहन वाहनों में यानी कि जो परिवहन मतलब क्या होता है, जो गाड़ी होती है जैसे कि टैक्सी हो गया, बस हो गया, जितने भी मतलब जो ढोने वाले सामान होते हैं ना, उसमें हम मतलब कौन सा मोटर का प्रयोग करते हैं वाहनों में। तो दोस्तों वो जो मोटर होती है वो कौन सी होती है? डीसी होती है, डीसी शंट मोटर होती है, या सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होती है, डीसी मिश्रित मोटर होती है। दोस्तों वो कौन सी होती है? वो होती है डीसी श्रेणी मोटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, यदि स्टार कनेक्टेड शंट मोटर की शुरुआती बल आघूर्ण 100% है तो स्टार कनेक्टेड 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो √3V। ठीक है, PH। उसके बाद उसका टॉर्क जो होती है बल आघूर्ण क्या होता है। देखिए टॉर्क हम जिधर निकालते हैं, टॉर्क यहाँ पे बल आघूर्ण कर रहा है ना, तो टॉर्क जब हम निकालेंगे तो कुल बल आघूर्ण, ठीक है, कुल बल आघूर्ण क्या होगा? कुल बल आघूर्ण बटे क्या हो जाएगा? तो √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा हम सॉल्व करेंगे तो कुल बल आघूर्ण कितना दे रखा है हमारे पास, तो कितना 100% दे रखा है, तो 100 हो गया। ठीक है, बटे √3 कितना होगा? √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों जब हम 100 करेंगे और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। जब आप सॉल्व कीजिएगा कितना होगा? 33.33% आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में क्या है? एक में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है तो अल्टरनेटर में परिवर्तित करता है। तो अल्टरनेटर क्या परिवर्तित करता है? ये दोस्तों अल्टरनेटर जो होती है ना, ये परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा करती है विद्युत ऊर्जा में, ये परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा एक अल्टरनेटर है, ठीक है, उससे वोल्टेज नियमन जो होती है वो कम हो जाएगी। कब कम होगी? जब लोड सर्किट में क्या होता है, तो दोस्तों लोड सर्किट में क्या होगा तब कम होगी? तो शून्य शून्य पावर फैक्टर होगी तब क्या होगी? अल्टरनेटर में का नियमन जो होती है वो लोड सर्किट में हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं हम लोग, एक सिंगल फेज कॉइल का व्यास दे रखा है कितना? 0.5 मीटर। ठीक है, यह एक वेबर प्रति वर्ग 50 हर्ट्ज के अधिकतम फ्लक्स के संपर्क में है तो इनमें से प्रेरित हुई EMF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों EMF हम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बता दें। देखिए ये भी न्यूमेरिकल प्रश्न है तो आपके लिए बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है कि πd²/4। ठीक है दोस्तों, से हम जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो डी का मान कितना देखा हमारे पास, तो कितना 0.5 है ना, तो 0.5 में कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, तो जब हम 5 रखेंगे और कितना होगा? 0.5, 0 स्क्वायर है ना, 0.5 इंटू कितना होगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कितना वेबर देखा है ना, कितना? एक वेबर देखा है, एक से हम क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से EMF की वैल्यू कितनी हमारे पास निकल जाएगी? 4.44 निकल जाएगी। ठीक है, और कितना हो जाएगा? FN5 हो जाएगा।
तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, अब हम देख लेते हैं कि 4.445 एंड जो है किस में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो है अप्रॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि इससे 44 नहीं है, 4433 दे रखा है, तो ऑप्शन तो कोई है नहीं 44 वाला, तो हम इसको हम मान के चल सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न दो मीटरों में से कौन सा अधिक उपयोगी है और क्यों, ठीक है। प्रति वोल्ट 20 किलो ओम सुग्राहिता, दूसरा है कि 1 मिली एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे हम कैसे जानेंगे कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। देखिए इसमें दोस्तों क्या होगा ना दोस्तों, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि निम्न दो मीटरों में से कौन एक अधिक उपयोगी है और क्यों। तो प्रति वोल्ट जो है 20 किलो ओम सुरायता है, तो इसको हम कैसे देखेंगे। देखिए एक जो फुल स्केल डिफिनेशन होती है करंट होती है, वो कितना होता है, V/R होता है, ठीक है, V/R होता है। यदि हम यहाँ पे V कितना 1/2 है ना, 2 गुना 10⁻³ करेंगे, किलो ओम है तो 10⁻³ करेंगे ना, तो जब हम करेंगे कितना है हमारे पास 0.05 आएगा, कितना 0.05 मिली एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है, 0.05 मिली एम्पेयर आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम फुल स्केल डिप्रेशन जहाँ पे दे रखा है वो 1 एम्पेयर दे रखा है, 1 मिली एम्पेयर दे रखा है। तो आप खुद से सोचिए दोस्तों यहाँ पे किसकी सुग्राहिता अधिक हो रही है, यानी कि जो पहला वाला है उसे मीटर अधिक सुग्राही का उपयोगी है, क्योंकि इसकी फुल जो स्केल डिफ्लेशन करंट होती है वो कितनी है, 0.05 ए है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल सकता है। तो कौन सा घटक है जो निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल सकता है, दोस्तों वो कौन है, चॉपर। चॉपर क्या कर सकता है, तो डीसी जो है उसको मतलब निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में चेंज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूजिंग कारक को डैश के बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों फ्यूजिंग कारक को किसके रूप में, मतलब जो है ना, मतलब कि किसके अनुपात के रूप में परिभाषित कर सकते हैं हम लोग, तो उसे हम कर सकते हैं किसके रूप में, देख लीजिए। तो ये अगर न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा रेटेड नियत विद्युत धारा को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम चूज कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या होगा, सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि उसमें रिले निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उसमें रिले किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो उसमें रिले जो है ना, ये जो है आपको उष्मा प्रभाव पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्र में सभी स्विचों को बंद हो जाने पर क्या होगा। दोस्तों ये चित्र आप देख लीजिए, इसमें जब सभी स्विच को हम बंद कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जब हम सभी स्विच को बंद कर देंगे तो ना ही एल ही और ना ही L2 प्रकाशित होगा, यानी कोई भी प्रकाशित होना नहीं होगा। यानी कि यदि सभी स्विच को बंद कर दिया जाए तो धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाले मार्ग पर धारा का चालन करती है। तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देगा। तो इसे कौन ऐसा लैंप है जो एक वर्णीय प्रकाश देगा, तो वह सोडियम वाष्प लैंप जो है यह क्या करेगी, एक वर्णीय प्रकाश देगी, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस जगह पर किस जल तापक का उपयोग किया जाता है जहां केवल 1 लाख के ताप से अधिक सेवा केंद्र पर गर्म पानी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वो कौन सा जगह है, तो वह दाब प्रकार में, ठीक है, दाब प्रकार में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आर्मेचर के बाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आर्मेचर की बाइंडिंग होती है, इसमें समकारी रिंग की आवश्यकता होती है, वो लेप वाइंडिंग के लिए होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच में अधिक हो तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है। यदि वाइंडिंग में कॉइल पिच पोल पिच से अधिक होती है तो उस वाइंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस वाइंडिंग को हम लोग करते हैं लॉन्ग कार्ड पिच के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो कार्यकुशलता कब बढ़ती है, तो आप याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन लाइन की जो कार्यकुशलता बढ़ती है वो वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, तब जो है इसकी जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। तो किस स्टेशन के लिए प्राथमिकता दी जाती है, तो दोस्तों हो जाए ना, ये मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र एवं बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर में, उसके बाद भूमिगत स्टेशन पर, उसके बाद आप जोड़ में, तो ये सभी में क्या कर सकते हैं हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 73 प्रश्न है, बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रस्तुत किया जाता है। तो बिजली संयंत्र में जो ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त करते हैं वो थर्मल पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ताप विद्युत युग्म का डैश को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ताप विद्युत युग्म का किसको मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं? तो उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कॉपर की बनी शेडिंग रिंग एनर्जी मीटर की धारा कुंडली के ऊपर रख दी जाती है ताकि, तो दोस्तों जब हम क्या कर सकते हैं, कॉपर की बनी शेडिंग रिंग एनर्जी मीटर की धारा को कुंडली के ऊपर रख देते हैं, तब क्या होता है आपको बताना है। ये तब होती है शक्ति गुणांक सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग कब होती है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई सिंक्रोनस मोटर हो तो इसमें क्या होगा, हीटिंग कब होगी आपको बताना है। देखिए, किसी सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग तब होती है जब लोड में अकस्मात परिवर्तन एवं फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन हो जाती है। इसके बाद हार्मोनिकल टॉर्क युक्त लोड हो जाती है। उसके बाद आपूर्ति प्रणाली में दोष हो जाती है। तो इन सभी की वजह से क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर में हीटिंग पैदा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार्टर मुख्यतः डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 3 फेज जो मोटर है इसमें डेल्टा में मुख्यतः किसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों वो है प्रारंभिक धारा कम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक हिस्टेरिसिस मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो एक हिस्टेरिसिस जो है वो किस मोटर के सिद्धांत पर काम करती है? तो दोस्तों जो मोटर हमारा होता है वो होता है कौन सा, सेथिल हानि। तो एक हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है वो सेथिल हानि के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच में जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसे बोलते हैं सिंगल वाइंडिंग के साथ सीरीज में ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सा कोर का उपयोग होता है? तो रेडियो प्रसारण में जो कौन सा कोर का इस्तेमाल करते हैं आपको बताना है दोस्तों। ये कोर जो होती है हमारी वो होती है कौन सी? तो एयर कोर होती है। कौन सी? रेडियो में क्या करते हैं हम लोग, एयर कोर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि एक ट्रांसफार्मर में हीटर लगाया जाता है। तो एक ट्रांसफार्मर में हीटर क्यों लगाते हैं दोस्तों? तो हीटर इसलिए लगाते हैं वाइंडिंग में आपूर्ति के लिए क्या करते हैं हम लोग, हीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन से प्रकार का प्रमाणित्र द्वितीयक को पृथक नहीं करता है? तो कौन सा प्रमाणित्र है यानी कि ट्रांसफार्मर है जो द्वितीयक को पृथक नहीं करता है? तो दोस्तों वो कौन सा होता है, स्वप्रमाणित्र जो है वो द्वितीयक को जो है ना वो पृथक नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी होती है? तो ट्रांसफार्मर का जो कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री जो होती है वो सामग्री कौन सी होती है? वो होती है कोल्ड रोल्ड ग्रेन व्यवस्थित स्टील जो होती है। ये ट्रांसफार्मर की कोड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे उपयुक्त सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है? तो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है इसमें क्या होता है आपको बताना है। इसमें होती है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, इसमें क्या होती है, उच्च स्टार्टिंग टॉर्क की वजह से क्या होती है, स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में होती है। ऑप्शन नंबर बी सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इंडक्शन मोटर की क्रॉलिंग डैश के कारण होती है। दोस्तों इंडक्शन मोटर जो होती है ना इसकी क्रॉलिंग जो होती है वो किसकी वजह से होती है? यह मोटर में विकसित अनुकंप की वजह से होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है? तो एक तीन जो सेल्फ मोटर होती है स्टार्टिंग क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होती है ना, 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण जो होती है ये क्या हो जाती है, तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 87 है कि मोटर समान चाल और टाइमिंग युक्तियाँ के लिए उपयुक्त होती है। तो दोस्तों मोटर समान चाल और टाइमिंग युक्तियों के लिए के लिए उपयुक्त कौन सी होती है आपको बताना है। ये होती है कौन सी, रिलेक्टेंस मोटर। ठीक है, रिलेक्टेंस मोटर क्या होती है, एक समान चाल और टाइमिंग युक्तियों के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक सार्वभौमिक मोटर के घूमने की दिशा को डैश उलट दिया जा सकता है। तो एक सार्वभौमिक मोटर के घूमने की दिशा को किसमें हम लोग उलट सकते हैं? तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ब्रश कनेक्शन के रिवर्स करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उलट सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा 300 किलोवाट KVA। ठीक है, और 600 वोल्ट 440 वोल्ट
50 हर्ट डेल्टा स्टार कनेक्टेड फेज ट्रांसफार्मर की प्रति टर्न ओवर 7.9 वोल्ट है तो निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस प्रश्न का क्या करना है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को ये प्रश्न आता है बनाने के लिए। यदि इसका जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का आंसर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो ऐसे प्रश्न यदि आपसे नहीं बन पाते हैं तो हम आपको बताएंगे कहाँ पे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, यदि आपको बन पाते हैं तो आप आपका आंसर हमें बताइएगा कौन सा इसका आंसर होगा। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन लोग जो है इसको सही कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किसी आदर्श ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का रेगुलेशन कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि 0% होती है। ऑप्शन में ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, घरों की बिजली की आपूर्ति कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों घरों की आपूर्ति के लिए जो है ना, उसमें हम करते हैं पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं घरों की आपूर्ति के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीलिंग रोज समांतर डैश फिट किया जा सकता है। तो सीलिंग रोज समांतर किसमें फिट कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये जो होती है ना, ये दीवारों में हम लोग क्या होते हैं, इसमें फिट कर सकते हैं। कौन सा, सीलिंग रोज समांतर। अगला प्रश्न हमारा है कि धुआं अम्ल छाया इत्यादि का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो धुआं अम्ल छाया इत्यादि पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है ना, शीशे के लपटी तार पर जो होती है इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट जो है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग किसको क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल दोस्तों होती है वो किसके लिए होती है, देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 4, ओवरलोड के विरुद्ध लोड की सुरक्षा करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, कोबराल का। ठीक है, कोबार प्रोटेक्शन का। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, थोड़ा सी वीडियो लंबी हो चुकी है, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं अभी हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, तो आप उसे नहीं देख पाइएगा, आपको बहुत मतलब लगेगा किस तरह से हम इसको देखें। तो ये भी प्रश्न का आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें से हम न्यूमेरिकल प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा आप दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हम जो है ना, एक न्यूमेरिकल का ही वीडियो लाएंगे स्पेशल, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न तो देख लेते हैं हम लोग, दी गई आकृति में दर्शाई गई माप यंत्र द्वारा प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सा मतलब त्रुटि है। तो दोस्तों ये जो त्रुटि होती है वो होती है शैथिल त्रुटि। कौन सी, शैथिल त्रुटि जो है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है कि घरेलू उपकरणों और तारों के विद्युत रोधी प्रतिरोध को आमतौर पर किसका प्रयोग करके मापा जाता है। दोस्तों किसका प्रयोग करके हम माप सकते हैं, तो ये मेगर का प्रयोग करके हम लोग माप सकते हैं। किसका, मेगर का प्रयोग करके हम उसे माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, लौ प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो लौ प्रकार के जो गतिशील उपकरण होते हैं इसका प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं हम लोग, तो AC और DC दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, तुल्यकारी यानी सिंक्रोनस मोटर क्या होते हैं। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो होते हैं ना, तुल्यकारी मोटर, वो क्या होता है आपको बताना है। दोस्तों ये जो होते हैं वो नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर होते हैं। क्या होता है, नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर, कौन सा, सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फील्ड वाइंडिंग में परिसंचरण धारा द्वारा मशीन में चुंबकीय अभिवाह के उत्पादन को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तेजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपके जो 2 न्यूमेरिकल प्रश्न छोड़े हैं, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि उसका आंसर को क्या करना, जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए दोस्तों, आप 1 घंटे का लगभग में वीडियो बन चुका है, तो कितनी मेहनत से हम बनाए हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे लिए भी थोड़ा सा हेल्प कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।